कल अपन दूरदर्शी पढ़ रहे थे ना, और अपवर्तक दूरदर्शी हो गया था। तो अपन पढ़ेंगे आज कौन सा दूरदर्शी? परावर्तक दूरदर्शी। जैसा कि नाम है, परावर्तक में क्या हो रहा होगा? परावर्तन। तो क्या यूज करेंगे? वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपवर्तक था जो अपना कल पूरा हो गया था कंप्लीट। अब सुना इसमें कहानी क्या है? वही धातु की बनी हुई एक लंबी बेलनाकार नली होगी, एक सिरा तो होगा खोखला, क्योंकि पहले पे ही दर्पण लगा दिया, तो दर्पण परावर्तक होकर उल्टा चला जाएगा, खेल खराब हो जाएगा। जो नली होती है ना, उसका एक सिरा तो रखा जाता है खोखला, और दूसरे सिरे पर लगाया जाता है कौन सा दर्पण? लेंस। कौन सा लगाए थे अपन? और उत्तल लेंस की तरह किस दर्पण का व्यवहार होता है? तो दूसरे सिरे पर लगा होता है भाई अवतल दर्पण। मेरा नंबर, और ये बन जाएगा इसका मुख्य अक्ष। यहाँ तक कहानी समझ में आएगी नहीं? धातु की बनी हुई एक लंबी बेलनाकार नली होती है, एक सिरा खोखला होता है, दूसरे सिरे पर एक। हेलो बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। जी हाँ, अनअकैडमी कराने जा रहा है एक बहुत ही अच्छा इवेंट जिसका नाम है क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट इवेंट एक कराने जा रहा है जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये इवेंट 31 जनवरी सुबह 9 बजे से स्टार्ट होने वाला है। आप ध्यान से सुने, इस इवेंट में आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस इवेंट के अंदर जो जो चीज़ आप सीख सकते हो, तो मैं आपको बता दूं, इस इवेंट में जो आप सीख सकते हो वो सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए आप, गेम ट्रिक्स। जी हाँ, मैजिक, डॉडलिंग, पोएट्री, कोडिंग, एक्सेल, रोबोटिक मेकिंग एंड ऐप क्रिएशन, ये सारी चीज़ आप सीख सकते हो। अटेंड करिए इस इवेंट को, क्रिएटिव कॉर्नर इवेंट। और यह मैं बता दूं आपको, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम आने वाली हैं। और ये बता दूं मैं आपको, ये सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, इनका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और मैं इनकी आपको टाइमिंग बता देता हूँ कब कब ये होने वाली हैं। यह आप ध्यान रखें, 31 जनवरी 9 बजे से ये स्टार्ट होने वाली हैं। और ये कब कब स्टार्ट होने वाली हैं, ये मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि आपको देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको ढंग से दिख सके। देखिए, सबसे पहले जैसे चेस का है 9 बजे से है। कोडिंग ये देखिए 10 बजे से है। एक्सेल है 11 बजे से। पोएट्री है 12 से। रोबोटिक है 3 बजे से है। मैजिक 4 बजे से। ऐप क्रिएशन 5 बजे से। ये इनकी टाइमिंग है। आप सीख सकते हो इनको बहुत ही आसानी से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ध्यान रहे, 31 जनवरी 9 बजे से ये इवेंट स्टार्ट होंगे। तो आप सभी अभी से रजिस्टर कर सकते हैं। ध्यान रहे, 31 जनवरी सुबह 9 बजे से स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो अभी रजिस्टर कर सकते हैं आप। रजिस्टर करने के समय अगर आपसे कहीं भी रेफरल कोड अगर मांगा जाता है, तो आप रेफरल कोड में लिख सकते हैं expert10, EXPERT10। जी हाँ, अपना रेफरल कोड है expert10। और इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करते हो या खरीदते हो, तो आपको अपना रेफरल कोड expert10 यूज करने पर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो आज ही आप जुड़िए अनअकैडमी से। और इसके अलावा आप बहुत सारे कोर्स भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा इसके बारे में। एक अवतल दर्पण लगाया, जिस वस्तु का प्रतिबिंब देखना होता है, उधर नली का खोखला ऐसा करते हैं, ठीक है, ताकि प्रकाश करने आए। और कहाँ आपके तो दर्पण क्लियर है? यहां से इनका परावर्तन होगा, तो जो किरणें मुख्य यहाँ प्रकाश के केंद्र पर आएंगी वो लौटेंगी इधर, ये भी लौटेगी इधर, पर कहीं ना कहीं काटेंगी ना। कहाँ काटती थी? फोकस पर, हाँ या ना? पर हमने क्या किया,
जब ये काटने ही वाली थी ना, इस जगह पर एक समतल दर्पण लगा दिया। क्या लगा दिया? एक समतल दर्पण। देखना स्टार्टिंग से, बेलनाकार नली है या ना? एक हिस्सा तो खोखला, दूसरे हिस्से पर अवतल दर्पण। ये तक प्रकाश किरणें समांतर आई, परावर्तन के पश्चात इसका नाम मेंबर नाम दे दो। मेरा नंबर 1 से परावर्तन होगा और कहाँ मिलती? फोकस पर जैसे ही फोकस पर मिलने वाली थी, समतल दर्पण को जिस तरह से लगा दिया, हमने क्या लगा दिया? एक दो बिंदु ले लो, नजदीक नजदीक लेना, ठीक है ना? ऐसा लगे ना मिलने वाली थी, नीचे वाले को नीचे वाले से मिलाया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, है ना? ऐसा लग रहा है ना कि ये किरणें मिलने ही वाली थी, पर क्या समतल दर्पण आ गया? अब मिलेंगी क्या? समतल दर्पण से क्या होगा इनका? क्या यहां पर एक नेत्र का लेंस ले सकते हैं क्या? है ना? और ये क्या बन जाएगा इसका? मुख्य अक्ष। सहमत हो आप इस बात से? ये किरणें टकरा कर दो, वैसे रोकनी है, इस तरह से उठाना, एक तो इधर एक्स जैसा बन जाएगा। ये बात समझ में? क्या इस जगह पर परावर्तित किरणें काट रही है? ध्यान से देखना। नलिका थी, नलिका एक सिरा खोखला है, दूसरे पर अवतल दर्पण लगा हुआ है। इस वस्तु का प्रतिबिंब देखना है। खोखला सिरा हमने किया, प्रकाश किरणें आई, दर्पण पर टकराई, दर्पण से परावर्तित हुई, फोकस पर मिलती, पर मिलने से पहले हमने क्या लगा दिया? दर्पण लगा दिया। किरणें समतल दर्पण पे आई, समतल दर्पण से परावर्तित हुई और कहाँ जा रही है? नेत्र का। अब ये जो प्रतिबिंब बना है, इसका नाम मान लो A' और हाँ या ना? क्या यह प्रतिबिंब नेत्र का लेंस के लिए बिंब का काम करेगा? अब अंतिम प्रतिबिंब बनाना है ना, और जब अंतिम प्रतिबिंब बनाना होता है तो इस नेत्र का लेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करो, देख रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट नेत्र का लेंस और इसके फोकस के बीच में आ जाए। तो जिधर ऑब्जेक्ट है ऐसा ऐसा इमेज बनने वाला है क्या? कैसे बनाते याद करो, यहां बना दें, हाँ या ना? ये डबल डैश, फिर पता नहीं कैसे करते थे? एक्चुअल में तो ये कितने तरह की होंगी तरीके से? ऐसे तो होगा, ये किरणें प्रवेश करी होंगी, इधर मिलने नहीं तो उधर मिलती हुई प्रतीत हुई होंगी, और इसका अंतिम प्रतिबिंब बन गया A डबल डैश। हम समझ आ रही है? आगे बढ़ो, क्लियर है? अंदर एक तो चित्र बनाना है अपने को, चित्र किताब में बना हुआ है, एडिट आराम से बनाओ, ज़्यादा इसके बारे में है नहीं, तो आप उसकी चित्र की जगह छोड़कर लिखे ना, इसकी बना हुआ क्लियर लिख लो, आवर्धन वगैरह नहीं इसमें देखना भाई। इसमें धातु की बनी, इसमें धातु की बनी लंबी बेलनाकार नली होती है। धातु की बनी लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसका एक सिरा खोखला होता है। धातु की बड़ी लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसका एक सिरा खोखला होता है, तथा दूसरे सिरे पर एक अवतल दर्पण लगाया जाता है। एक सिरा खोखला होता है, दूसरे सिरे पर अवतल दर्पण लगाया जाता है, जो कि अभिदृश्यक का काम करता है। अवतल दर्पण लगाया जाता है जो कि
अभिदृश्यक का कार्य करता है, कार्य करता है। जिस वस्तु को देखना होता है, जिस वस्तु को देखना होता है उधर, जिस वस्तु को देखना होता है उधर नलिका का खोखला सिरा किया जाता है। जिस वस्तु को देखना होता है उधर नलिका का खोखला सिरा किया जाता है। ताकि अनंत से आने वाली किरणें, ताकि अनंत से आने वाली किरणें अवतल दर्पण पर आपतित हों। अनंत से आने वाली किरणें अवतल दर्पण पर आपतित हों, अवतल दर्पण पर आपतित हों। दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये किरणें, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किरणें मुख्य अक्ष पर फोकस से लगे, फोकस से पहले लगे। ये किरणें मुख्य अक्ष पर फोकस से पहले लगे समतल दर्पण पर आपतित होती हैं। परावर्तन के पश्चात ये किरणें मुख्य अक्ष पर फोकस से पहले लगे समतल दर्पण पर आपतित होती हैं। समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्ती किरणों के प्रतिच्छेद से, समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्ती किरणों के प्रतिच्छेद से प्रतिबिंब A' B' का निर्माण होता है। प्रतिच्छेद से प्रतिबिंब A' B' का निर्माण होता है। A' B' का निर्माण होता है जो कि नेत्र का लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा, जो कि नेत्र का लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। अब नेत्र का लेंस को, अब नेत्र का लेंस को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अब नेत्र का लेंस को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि A' B' नेत्र का लेंस और फोकस के मध्य आ जाए। A' B' नेत्र का लेंस वह फोकस के मध्य आ जाए, फोकस के मध्य आ जाए ताकि इसका सीधा बड़ा आभासी, ताकि इसका सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब, सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब A' B' प्राप्त किया जा सके। A' B' प्राप्त किया जा सके।
क्लियर है? बस इतना ही। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लीजिए लास्ट में, इंपॉर्टेंट करना है इस क्वेश्चन को। भाई दूरदर्शी दो हो गए ना, परावर्तक और अपवर्तक। तो क्वेश्चन लिखिए, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी में, क्वेश्चन बना के लिख लो, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी में, और परावर्तक दूरदर्शी में, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी में कौन अधिक उपयुक्त है और क्यों? कौन अधिक उपयुक्त है और क्यों? आंसर लिखिए, सुन लो पहले एक बार ध्यान से। भाई दूरदर्शी दो आ गए तुम्हारे पास में, एक तो कौन सा अपवर्तक और एक कौन सा परावर्तक। दोनों में श्रेष्ठ होता है परावर्तक। अच्छी क्वालिटी का कौन सा होता है? परावर्तक। बस रीजन बताने क्यों होता है। एक तो प्रतिबिंब की चमक कारण है। देखो इस दीवार पे के हम कांच लगा देगा, उस कांच के आर पार आपको देखना है, मतलब अपवर्तन हो रहा है एक तरीके से। और इस दीवार पर मैं एक दर्पण लगा दूं बड़ा सा, जिसमें आपकी खुद की शक्ल देखनी है, मतलब परावर्तन हो रहा है। कांच में तो अपवर्तन हो रहा था, दर्पण में क्या होगा? परावर्तन। जितनी चमक प्रकाश की उधर है, ऐसा ना हो कि उधर धूप है तो धूप में तो अच्छा दिखेगा ही चीज, बराबर दोनों साइड चमक हो तो आपको लेंस के आर पार अच्छा दिखेगा कि दर्पण में खुद की इमेज अच्छी नजर आएगी? दर्पण में खुद की इमेज अच्छी आएगी। आप करके देख लेना, एक्सपेरिमेंट देख लेना। मतलब उसका कारण क्या था? अपवर्तन में जब अपवर्तन हुआ तो परावर्तन भी हुआ, परावर्तन में परावर्तन हुआ तो अपवर्तन भी हुआ। पर परावर्तन में परावर्तन की मात्रा अपवर्तन में अपवर्तन की मात्रा से कहीं क्या होती है? ज्यादा। मतलब परावर्तन में प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। तो परावर्तक दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब है वो अपवर्तक दूरदर्शी से अधिक चमकीला होगा। पहला रीजन नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? तो एक रीजन तो मैं यही बोल देंगे भाई, परावर्तक दूरदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब की तीव्रता अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में अधिक होती है। दूसरा, दो तरह के दोष होते हैं लेंस में। जब लेंस बड़ी साइज का हो जाता है, दूरदर्शी की बात करें तो दूरदर्शी में तो अभिदर्शक बड़ा ही होगा एक तरीके से, है ना। तो इसमें दो तरह के दोष आते हैं, एक तो होता है वर्ण विवर्तन और एक होता है गोलीय विवर्तन। कौन कौन से? वर्ण विवर्तन और गोलीय विवर्तन। वर्ण विवर्तन और गोलीय विवर्तन क्या होते हैं? ध्यान सुनना, ऐसा कुछ एग्जांपल समझ सकते हो आप हल्का सा। कि जो पुरानी टीवियाँ थी, आजकल तो एलईडी एलसीडी है, इसमें नहीं होता है। पुरानी टीवी में देखा होगा, कोई आदमी दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा लेट जाता है कभी कभार, टीवी में देखा होगा, इमेज सही चल रही है, कभी कभार झर्राटेदार वो आदमी से लेट जाता है एक तरीके से। गोलीय विवर्तन लेंस की वजह से। किसकी वजह से? तो बड़ा लेंस जब हो जाता है तो एक तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है? गोलीय विवर्तन। पर बड़े दर्पण का यूज करके इस दोष को कम किया जा सकता है। इसका मतलब परावर्तक अच्छा हुआ। अरे गोलीय विवर्तन का दोष किसमें? लेंस में, दर्पण में। और लेंस किस कौन से दर्शी में? अपवर्तक में। अरे अपवर्तक में दूरदर्शी में ना, परावर्तक में दर्पण है, और दर्पण में गोलीय विवर्तन होता नहीं है। तो कौन अच्छा हुआ फिर? एक वर्ण विवर्तन। कोई टीवी का एग्जांपल ले लो, आपने देखा होगा कोई इमेज दिख रही है, कभी कभार उसके चारों ओर एक्स्ट्रा कलर दिखने लग जाते हैं, कुछ ग्रीन ग्रीन टाइप में, कुछ रेड रेड टाइप में, क्लियरिटी अच्छी नहीं आती। वो वर्ण विवर्तन, कलर से संबंधित दोष। वही बात है कि लेंस में होता है, दर्पण में नहीं होता है। तीन कारण। पहला कारण तो तीव्रता हो जाएगी, दूसरा कारण वर्ण विवर्तन हो जाएगा, वर्ण विवर्तन लेंस में होता है, दर्पण में नहीं होता। फिर तीसरा गोलीय विवर्तन हो जाएगा। चौथा समझना भाई, दूरदर्शी में तो अभिदर्शक बड़ा ही होगा, है ना। बड़े लेंस बनाना कठिन प्रक्रिया है, बड़े लेंस बनाना कठिन प्रक्रिया है, पर बड़े दर्पण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। वापस से परावर्तन अच्छा होगा। और सुनो, पांचवा रीजन सुनो, जो आवर्धन क्षमता है, और एक नाम आता है विभेदन क्षमता। चैप्टर नंबर 12 में पढ़ोगे आप, थोड़ा अर्थ समझ लें। देखो जैसे रात के टाइम पे आप सड़क के सामने बगल में खड़े हो तो आपको दूर से ऐसा लगता है कि लाइट आ रही है, जैसे फोर व्हीलर आ रही है, पर उसको दोनों लाइट अलग अलग दिखाई नहीं देती,
काफ़ी दूर फोर व्हीलर है तो आपको शायद दोनों लाइट एक ही दिखाई देंगी, कि बहुत दूर से भी अलग अलग दिखती है आपको। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता गया ना, उनके बीच की डिस्टेंस हमें कम प्रतीत होती है और एक निश्चित सीमा पर जाकर दोनों मिल जाते हैं। इस सीमा को नाम दिया गया विभेदन सीमा। दो बड़ी है। अभी आपको बीच में गैप दिख रहा है ना, गैप दिख रहा है, 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 बना था। ये एक सीमा ऐसी है कि आपको लगेगा दोनों मिल गई और वास्तव में कुछ ना थोड़ा बहुत माइक्रोमीटर में तो गैप हो सकता है, नहीं हो सकता? अरे है ना। वो लाइट वाला एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है। गाड़ी बहुत दूर है, अपन देख रहे हैं उसको, दोनों लाइट हमें एक जैसी एक ही दिख रही है, अलग पता नहीं चलेगा मोटरसाइकिल आ रही है कि गाड़ी आ रही है। फिर थोड़ी और पास आएगी, फिर और पास आएगी, फिर और पास आएगी, तो एक दूरी ऐसी आएगी शायद जिस पर वो दोनों लाइट आपको अलग अलग। तो जिस दूरी पर दो चीजें अलग अलग है, मिनिमम डिस्टेंस, उसे कहते हैं विभेदन सीमा। क्या कहते हैं? और विभेदन सीमा का उल्टा विभेदन क्षमता कहलाता है। आगे पढ़ेंगे इस चीज को, तो मैं भी समझा रहा हूं। जो दूरदर्शी है इसकी आवर्धन क्षमता और विभेदन सीमा परावर्तक की जो है वो अपवर्तक की तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए भी अच्छा है। तो 4-5 रीजन है, आप कोई भी 2 रीजन एग्जाम में लिख सकते हो। नोट करो पहला रीजन, पहले आंसर लिखें। देखिए, परावर्तक दूरदर्शी कॉमा लगाइए, अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। श्रेष्ठ क्योंकि, इस लाइन को छोड़ दें, अगली लाइन में पॉइंट नंबर 1 डालें। क्योंकि परावर्तक, पहले पॉइंट नंबर 1 डाल दिया ना, परावर्तक दूरदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब, परावर्तक दूरदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब, परावर्तक दूरदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में अधिक चमकीला होता है। परावर्तक दूरदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में अधिक चमकीला होता है। पहले समझ में आया भाई? नंबर 2, दूसरा लिखिए, परावर्तक दूरदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब में, परावर्तक दूरदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब में वर्ण विपथन दोष नहीं पाया जाता है, जबकि अपवर्तक दूरदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब में यह दोष पाया जाता है, दो हो गए। तीसरा लिखिए, अब गोली वेतन की बात कर ले क्या? तो देखो, परावर्तक दूरदर्शी में परवलय से बना है, परवलयिक दर्पणों का उपयोग करके, परवलयिक, ये यति में ई की मात्रा क्या होता है, परवलयिक
दर्पणों का उपयोग करके, परवलयिक दर्पणों का उपयोग करके गोलीय विपतन दोष को दूर किया जा सकता है। परावर्तक दूरदर्शी में परवलयिक दर्पणों का उपयोग करके गोलीय विपतन दोष को दूर किया जा सकता है। कितने हुए? चौथा लगाओ। दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़े आकार का होता है। दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़े आकार का होता है। दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़े आकार का होता है। बड़े आकार का होता है। बड़े लेंस बनाना, बड़े आकार का होता है दर्शक। तो बड़े लेंस बनाना एक कठिन प्रक्रिया है। बड़े लेंस बनाना एक कठिन प्रक्रिया है, जबकि बड़े दर्पण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। बड़े दर्पण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। कितने हुए? 5 वाले। पांचवा लिखिए, परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। परावर्तक दूरदर्शी का आवर्धन एवं विभेदन क्षमता। परावर्तक दूरदर्शी का आवर्धन एवं विभेदन क्षमता अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में अधिक होता है। अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में अधिक होता है। और यह आपका भाई चैप्टर समाप्त होता है। ये जो आपने पीछे का पोर्शन पढ़ा है ना, प्रिज्म, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, लेंस मेकर, गोल सदस्य बर्तन, ये सब इंपॉर्टेंट। बुक लेके आए हो सब? निकालो। अरे बिना आवाज करे भी कर सकते हो। आप आ जाओ पेज नंबर 257 पर। एग्जाम्पल नंबर 11.10। मिल गया? 11.9 तक भले ही मत करना, क्योंकि 11.6 तक तो हैं परावर्तन के, हट गया है। 11.9 तक हैं अपवर्तन के। 11.10 देखना भाई। अरे किया कि नहीं किया आप लोगों ने? ये है ना, उड़ान तो जुड़ा है, देखा था आपने? कंफर्म? 11.12। क्वेश्चन किए नहीं किए नहीं होगा। करे पेज नंबर 262। पेज नंबर 262। 11.12 हुआ। अरे 12वां एग्जाम्पल हो गया। सबसे 13वां एग्जाम्पल नंबर 13 है। करेगी करेगा करेगा लियो। हो गया? बढ़ो आगे। 14 है। कितने लोगों ने करके देखा? हाथ खड़े करो। 14वां। कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे तरफ से। ये तो बाद में से स्टार्ट करता हूँ ये लोग। मतलब मेरे को तो मुँह जवानी लड़े पड़े भाई ना। मेरे को तो मुँह जवानी याद है। प्रैक्टिस मुझे करनी है, वो करनी है।
अगर आप घर से करके आते तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अभी मैं लिखूंगा और आप लिख लोगे, कुछ नहीं होगा, सत्यता है ये। नहीं आज ना हो कल क्या हो जाएगा, कल को चमत्कार थोड़ी होगा, कल बहुत ज्यादा काम था आपके पास, पढ़ना पड़ेगा। 4.12 देखो आप 6 सेंटीमीटर, अब बिल्कुल शांत बैठ जाइए मत। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। क्या यू का मान -30 है? परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई का परिणाम 2 सेंटीमीटर है। एच डैश 2 सेंटीमीटर है, और उल्टा है कि सीधा है पता नहीं है। सीधा होगा तो प्लस, बिंब तो प्लस क्या होता है, सीधा ही होता है, और उल्टा होगा तो माइनस। बोल दिया गया है प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है, मतलब माइनस। तो भाई सब फोकस दूरी ज्ञात करनी। तो आपने 2 सूत्र पढ़े हैं इनके, एक तो आपने पढ़ा है एच डैश अपॉन एच, और एक एफ और यू के टर्म में आपने पढ़ा है एफ अपॉन एफ प्लस यू। -2/6 एफ बटे एफ -30 आएगा। गुणा करूंगा तो माइनस 1/3 बच गया क्या, तो माइनस एफ माइनस +30 बराबर 3 है। एफ का मान 7.5 सेंटीमीटर। ये आंसर है कि चेक करो। सच्चाई तो ये है कि आप लोगों ने हाथ में नहीं लगाया इसको, होगा थोड़ा सा। 12वां एग्जाम्पल हुआ, 13वां एग्जाम्पल देखना भाई। उत्तल लेंस की त्रिज्या 20 और 30 है। उत्तल बोलते हैं R1 प्लस का 20, R2 माइनस का 30। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, और इसे इतने अपवर्तनांक के जल में रखा गया। फोकस दूरी ज्ञात करनी। जो अपवर्तनांक होते हैं ना, लेंस का खुद का तो n2 मान जाता है, 1.5 का मतलब 3/2। इस माध्यम में रखा जाता है उसका n मानते हैं क्या, 1.3, का मतलब 4/3। फोकस दूरी याद करनी है क्या, क्या लेंस मेकर की याद आई? लेंस मेकर 1/f बराबर n2/n1 -1। 1/f बराबर, जल्दी से बोलते जाइए, 3/2 n1 3/4 -1 1/20 प्लस 1/30 1/8 इंटू 5/60 5/60 5 से 12 बार कटेगा, और 12 घंटे उल्टा कर दे। उल्टा कर दिया मेरे साथ में, 1/1 आता ना, होगा जो 6। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कैसे होता है? 11.14 देखना, 11.14। सुनना भाई, बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी, ये निकालना है क्या। प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है, n का मान 2 है ना, पर ये नहीं पता पॉजिटिव की। फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। फोकस दूरी कितनी है? अब ये तो कुछ पता नहीं चल रहा मेरे हिसाब से। तो मुझे इतना पता जरूर चल रहा है कि ये उत्तल लेंस रहा होगा। कैसे पता? प्लस 10 से पता चल गया। दूसरा, आवर्धन 2 है ना, उत्तल लेंस में हमेशा छोटा बनता है, पर उत्तल में ही वास्तविक भी हो सकता है, बड़ा प्रतिबिंब है। अच्छा, छोटा होता और फोकस दूरी प्लस की होती तब तो क्लियर पता चल जाता प्रतिबिंब वास्तविक है। और छोटा प्रतिबिंब तो आवाज होता है कि उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में कभी नहीं होता। ये बड़ा है, कोई सी कंडीशन हो सकती है, तो आपको 2 चीजें लेनी पड़ेगी, यहाँ पर +2 भी और 2 आंसर आने वाले, मतलब बात ये। एम और एफ और यू में समान था। सर्वाधिक क्वेश्चन इसी से तो इसी पर आता है।
एक बार देखो कौन प्लस फोटो मान लो, -5 सेंटीमीटर आया क्या? अरे है ना। और एक बार -2 मान लो, -15 सेंटीमीटर आया क्या? अरे बोला करो। 11.14 हुआ भाई। 2 मिनट के क्वेश्चन है, अगर आप करे होते। 15 पढ़ना, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभी सारी पॉजिटिव फोकस दूरी कितनी है? प्लस का 5 सेंटीमीटर लूंगा क्या? बड़ा बड़ा विशाल है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी है, कैसे कर लेता? दूसरा अपसारी है, संपर्क में काय सूत्र की फोकस दूरी क्या होगी? जो F1 है और F2 कितना है? माइनस का 10 ये क्या? F नेट चाहिए अपने को, क्या बना कौन है? F1 प्लस F2 होता है क्या? क्या 1/5 माइनस 1/10 होगा क्या? आया कि नहीं आया? 11.15 हो गया। 16 देखो 16। अब करके आते हैं तो पता चलता है भाई कहाँ प्रॉब्लम है, क्या समझना है। अभी तो कुछ नहीं है। एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती है, एच दे रखा है शायद आपको। मोमबत्ती की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली लेंस से एफ का मान 10 है, प्लस की माइनस कुछ कह नहीं सकता। से कितनी दूरी पर रखी जाए, यू निकालना है शायद कि 6 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब, एच डैश 6 सेंटीमीटर है, प्लस माइनस नहीं पता। उचित स्थान पर रखे पर्दे पर प्राप्त किया, मतलब प्रतिबिंब वास्तव। देखो सीधा बोल दे प्रतिबिंब वास्तव, सीधा बोल दे कि प्रतिबिंब उल्टा है, सीधा बोल दे प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इन सब बातों को एक करते हैं, प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस से बनता है, फोकस दूरी तो प्लस और एच आएगा माइनस, क्योंकि वास्तविक कैसा होता है? उल्टा। तो एक तो एच डैश में इनका सूत्र, एक F1 में, जो पुराना क्वेश्चन है, एच डैश अपॉन एच, एफ अपॉन एच प्लस एच डैश माइनस 6, एच कितना है? 3, तो -2 आएगा इधर। एफ 10 प्लस यू बराबर -5, यू का मान -15 सेंटीमीटर। तो कुछ आ रहा है दिमाग में? हाँ यार 11.17 देखो, समझ में तो पूरी बात आती है ना। 11.17 है। कांच के उत्तल लेंसों की त्रिज्या 20 और 10 है क्या? 20 और 30 है क्या? कांच का वर्तमान 1.5 है, फोकस दूरी निकाल सकते हो क्या? देखो एग्जाम्पल 11 पॉइंट है, पहली त्रिज्या प्लस की 20 है क्या? दूसरी त्रिज्या माइनस की 30 है क्या? वर्तमान 1.5 है क्या? फोकस दूरी ज्ञात करनी है लेंस मेकर। अरे त्रिज्या फोकस दूरी वर्तमान कौन कनेक्ट करता है सबको? लेंस मेकर। बोलिए बराबर क्या है? हमने n/a1 क्यों नहीं लिखा, आप समझ गए क्या? तो भाई हमने n/a1 लिखा, 2 वर्तमान थे। अब ये क्या अंडरस्टूड है कि एक वायु करा होगा, वायु का 1 होता है, n/a1 को केवल n जमा देना है, सारे आंकड़े जमा 1/m बराबर क्या 1/2 बचेगा इस क्वेश्चन में? तो 1.5 सेकंड को आधा 1/r 1/20 प्लस 1/30 लघुत्तम कितना आएगा? 30, 5/30 1/12 24 गुणा कर लेना, उल्टा कर लेना, 24 सेंटीमीटर आंसर है। आया क्या? 11.18 ये आ चुका है वही 2020 में। 2020 में ये क्वेश्चन था बिल्कुल एग्जैक्टली 11 पॉइंट है। ये डायग्राम आप किताब पढ़ाओगे भाई ना, ये डायग्राम आप किताब से देखो देखो। अगली क्लास आपकी खाली आएगी ना, उसमें आराम से रखना सकते, और गलती मत कर देना ना लिखने की ना, तो छोटे तो कि मेरा राउंड लग गया बाई चांस
और मैंने किसी को भी देख लिया, मुझे नहीं मिला, हड्डियाँ तोड़ दूंगा ना। कान खोल सुना सब 11.18 सुनिए आ गया है। सुनिए 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.3 मीटर है। इधर देखो, क्या लेंस का खुद का अपवर्तनांक n2 कहा जाता है क्या? 1.5 का मतलब 3/2 और वायु में फोकस दूरी कितनी सर? 0.3 मीटर। क्या 30 सेंटीमीटर ले लूं क्या? ले सकता हूं क्या? यदि इसे 1.33 अपवर्तनांक के जल में डुबोया जाए, एक कंडीशन तो ये थी। और माध्यम का अपवर्तनांक तो m1 होता है क्या? 1.33 मतलब 4/3। तो जल में फोकस दूरी कितनी है? यही सवाल है क्या? सब बोर्ड देखेंगे वो। देखो पहले इसको हमने हवा में रख के देखा, ये फोकस दूरी हवा की है ना, तो क्या आप लेंस मेकर को हवा के लिए अप्लाई कर दोगे क्या? और हवा के लिए बोल, वायु के लिए बोलना 1/m बराबर n-1। क्या 1/30? ये n क्या चीज होती है? कांच का। ठीक है, चलो तो n2/n1 आएगा। n2 कांच का और n1 वायु का। वायु का अपन हो गया, और कांच का कितना दिया हुआ? 3/2 दिया क्या? 3/2 -1 1/r1 -1/1/2 कट करके क्या 1/r1 -1/r2 का मान 1/15 आया? अरे बोला करो। अब भाई साहब को जल के लिए अप्लाई करो। क्या बना पौन है डब्ल्यू? तो बोलो n की जगह n2/n1। इसमें n2 क्या है? n1 क्या है? n2 कांच का, n1 1/r1 -1/r वाटर तो मुझे निकालना ही है। n2 कितना? 3/2 जमाओ, आसान रहेगा। n1 गोल्डा कर दें क्या? और इसका मान 1/15 है सर। 1/f बराबर, ध्यान से देखो, क्या 3/9 9/8 1/8 बचेगा? 1/8 और 1/8 गुना 1/15 है 1/120। किताब में कुछ आसपास दिया हुआ है, क्योंकि उसने एग्जैक्ट 1.33 से सॉल्व करके देखा है। क्योंकि 4/3 तो 1.333333 आ जाएगा ना, छोटी मोटी मिस्टेक उस वजह से। ये एग्जैक्ट समझ में आया नहीं आया? देखो और आया नहीं आया? अगर मैं 1.5 1.33 से था ना, तो शायद यहाँ से कैलकुलेशन बहुत अजीब सी हो गई होगी। क्लियर है? तो बोलिए भाई 2020 में आया था तो 19 11.19 क्या किसी ने? 11.19 हुआ। देखो अरे बोर्ड पर देखें एक बार सब। आवाज करने के लिए किसने बोला है भाई? n बराबर √3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण आपतन कोण के बराबर है। प्रिज्म का कोण क्या होगा? एक तो आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है, ध्यान से देखना। क्या आपको n का मान √3 दिया हुआ है क्या? और क्या हो रहा है? आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा। अपवर्तन कोण मतलब प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण का एक नाम है, अपवर्तन कोण भी है। आपतन कोण अपवर्तक कोण के बराबर है। प्रिज्म का कोण ज्ञात करो, यही निकालना है सर अपने को। कैसे सुनो? क्या अपवर्तनांक का सूत्र आप जानते हो? n बराबर sin a प्लस डेल्टा n बाई 2 sin a बाई 2। न्यूनतम विचलन के बराबर है ना? n की जगह तो √3। सुनो डेल्टा n की जगह a जमा ऊपर a प्लस a 2 है, 2 से भाग दिया, ये आया। और क्या sin a को मैं 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2 लिख सकता हूँ क्या? sin 2 थीटा का सूत्र होता है ना, 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin कोण कहाँ था? cos कोण कहाँ था?
कौन कितना है ये, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, नीचे साइन ए बाई टू क्या क्या, दो नीचे तो रूट 3/2 बराबर कॉस ए बाई टू। किस थीटा के लिए रूट 3/2 होता है? 60 30 एक कॉमन 60 डिग्री आ गया, आया कि नहीं आया? 11.20 पढ़ना ध्यान से। एक छोटे कोण ए के प्रिज्म के पृष्ठ पर प्रकाश आपतन कोण आई प्राप्त होता है। एक प्रिज्म है, ए स्मॉल बोल रखा है और आपतन कोण कितना है? इसके विपरीत पृष्ठ से अभिलंबवत निर्गत होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, आपतन कोण ज्ञात करना है। बोर्ड में देखना वैसे कहानी कुछ ऐसी है। ये दिमाग में आपको एक छोटा सा प्रिज्म सोचो, क्या देखना बोर्ड पर, सपोज हमने ये प्रिज्म सोच लिया, समझो ध्यान से। आया तो आपतन कोण आई पर आया ना, और विपरीत पृष्ठ से लंबवत ही बाहर निकल गया, लंबवत। ये वाला कौन था बन जाएगा, पर क्या R2 और E दोनों 0 होंगे? R2 और E दोनों 0 होंगे। अरे नालायकों, जब किरण लंबवत आती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों 0 होते हैं। इस सतह के अभिलंबवत आई है, यहाँ कोण R2 0 और बाहर E भी 0, वही तो आने वाली किरण, वही अभिलंब। अरे नहीं आया, क्लियर है बिल्कुल एकदम। अब बढ़ते हैं आगे। इस पर स्नेल लगाना, स्नेल लगाएगा, चलो डायग्राम बनाएगा, कौन बनाएगा? एग्जाम्पल नंबर 11.20। क्या n बराबर आपके दिमाग में साइन आई अपॉन साइन R1 नजर आया क्या? R1 नजर आया क्या? न्यूनतम विचलन नहीं बोला है। न्यूनतम विचलन बोला होता तो मैं R1 को R जमा देता है ना। न्यूनतम विचलन में ही तो कोण आई और कोण ही बराबर होते हैं, न्यूनतम विचलन तो हो ही नहीं सकता ना। ये न्यूनतम विचलन हो गया तो आपतन कोण तो आई बोला है और अंतर्गत कोण 0 बन रहा है, तो आई का मान 0 बराबर होना चाहिए था। न्यूनतम विचलन तो यहाँ पॉसिबल ही ये समझ में आया? कौन बोल रहा है? अरे कौन कैसे है? क्या n बराबर आई अपॉन R1, तो क्या आई का मान यहाँ से n R1 आया? n की चर्चा तो है प्रश्न में, चर्चा R1 की आप याद करो, जब मैंने प्रिज्म का अपवर्तनांक निकलवाया था तो मैं पहले एक बड़ा चतुर्भुज लिया करता था, चारों कोणों का योग 360, ये 90, ऊपर दोनों के योग 180। फिर मैं नीचे का त्रिभुज लिया करता था, QNR प्लस R1 प्लस R2 180। QNR का मान निकालता था 180 माइनस R1 माइनस R2। न्यूनतम विचलन नहीं है ना, ये मान वहां जमाएंगे QNR का, तो क्या आएगा पता है? A प्लस 180 माइनस R1 माइनस R2 बराबर 180। कटपट करके पक्षांतर करके क्या A बराबर R1 प्लस R2 होता है क्या? किसी को याद है कि जवाब? अरे R1 R2 बराबर होते हैं, तभी तो मैं R1 को R, R2 को R जमा, और तभी तो R का मान A/2 आया था, है ना। पर क्या यहाँ पर R2 0 है? क्या R2 0 है? R2 0 जमा के देख, क्या A बराबर R1 है क्या? R1 का मान A कर दो, उत्तर आ गया। नहीं आया? दोबारा फोकस करें, तो डायग्राम नजर आया है, हमने स्नेल लगाया, साइन आई अपॉन साइन R1 बराबर n, ये समझ आ गया होगा, आने को तो n2 बटे n बनाया होगा, पर बायू है वो सब सेट हो गया, कोण हल कर दिए, और यहाँ तक आपको खेल समझ में आ जाना चाहिए। ये स्टेप कैलकुलेशन के बीच में चलिया गया, ये जो है वो R1 प्लस R2 हम सिद्ध कर चुके हैं, R2 0 तो A R1 के बराबर है, R1 के जगह पर हमने 11.21 से पढ़ लेना, कुछ नहीं 23 कटवा चुका हूँ, 24 25 26 मिनट करवा। एग्जाम्पल क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर है? पेज नंबर 275 पे आ जाओ, पेज नंबर 275 पे आ जाइए भाई। बड़े ऑब्जेक्ट पहला काट दो, दूसरा काट दो, तीसरा देखो,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सॉरी तीसरा। अवरक्त किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान रहता है। आपने 17 पाठ पढ़ लिया है ना, तो क्रम लेमड़ा का याद है क्या? सबसे पहले कौन सी आती है? रेडियो के बाद, सूक्ष्म के बाद, अवरक्त के बाद, दृश्य के बाद, परावैंगी के बाद, क्या लेमड़ा घटता हो क्रम में? अपवर्तनांक का क्वेश्चन पढ़ो। अवरक्त का अपवर्तनांक पूछा है क्या? पहला ऑप्शन बोलो। हो ही नहीं सकता है, समान तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, आगे के समान भी नहीं हो सकता। तीसरा, परावैंगी से बिल्कुल सही बात है। नहीं 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 नहीं, अवरक्त का सही है, परावैंगी से में एन बढ़ रहा है ना, तो परावैंगी का ज्यादा है, अवरक्त का कम है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 14 देखिए, पूर्णांक परावर्तन होता है, हो जाएगा। सरल से सरल देख लेना कौन सा ऑप्शन है। 5वां क्वेश्चन काट दो, गलत है, नहीं कर सकते। छठा हो जाएगा क्या? छठा, P1 दिया हुआ है प्लस 6 डायरेक्टर, P2 दिया हुआ है -4 डायरेक्टर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी इधर देखो बोर्ड पे, क्या नेट पावर P1 प्लस P2 2 डायरेक्टर, आपको फोकस दूरी चाहिए क्या? 100/P, 100/2 मतलब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई। और इसकी नेचर कैसी होगी? उत्तल। कुल शक्ति प्लस क्या है क्या? और प्लस कितने किसकी होती है? उत्तल। पूरा जो सिस्टम बना होगा उत्तल प्रकृति का है। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। क्लियर? अरे क्लियर है? सातों पढ़े ध्यान से। समबाहु प्रिज्म, समबाहु प्रिज्म मतलब प्रिज्म कोण 60 डिग्री। प्रकाश कण इस प्रकार गुजरती है कि आपतन कोण निर्गत कोण बराबर है, मतलब नीचे विचलन, और प्रत्येक कोण प्रिज्म कोण का 3/4 मतलब आई और ई 3/4 गुना है ए का विचलन कोण दिखा रही। ध्यान से बोलोगे एक बार। साथ आया ना? समझिए समझिए। क्या ये 60 कैसे पता? समबाहु आई का मान ई के बराबर, और वो इसका 3/4 है। 3/4 मतलब 15/45, 3 4 गुना कर लो ना, 4 का भाग 15 बार, 15 गुना 3 45 डिग्री है ना। और निकालना क्या है? क्या निकालना है? है ना। तो डेल्टा निकालने का फॉर्मूला क्या है? n निकालना पड़ेगा पहले। n निकालने के n का फॉर्मूला क्या है? और भी हो सकता है क्या? sin i equal sin r into n1। n निकालना sin a प्लस डेल्टा भी आएगी। और कुछ तरीका? एक तो बड़ा दिख रहा है मुझे, एक जगह पर a - 1 जब आप बड़ा हो जाएगा। और क्या हो सकता है? ये 60 आई और 45 और हो गया। एक फॉर्मूला है था देखो, डेल्टा बराबर आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। याद है क्या? न्यूनतम विचलन की बात करता हूँ, इसको आई जमा दो, आई कितना आएगा? 2i माइनस 2r का मान ये था, आया ना? को ये आ गया। 2r का मान कितना था? 2i कितना हुआ? 90। ये 60 30 डिग्री के है। आया नहीं आया?
आज करने के लिए किसने बोला है भाई? जज समझ में आ गया हो तो बताओ। 8 देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अभिदृश्य का वास्तविक और नवा पढ़ना, एक पॉइंट सेंटर से पढ़ना के किसी उपयुक्त लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाता है, समतल शीट का व्यवहार करता है। आपको मैंने कहानी सुनाई थी, सुनना, लेंस में पढ़ाया था, उसके बाद बताइए होगी शायद कि एक लेंस का अपवर्तनांक n है, उत्तल लेंस है, मान लो उसका अपवर्तनांक कितना है, उसे एक माध्यम में रखा गया और माध्यम का अपवर्तनांक अगर लेंस के अपवर्तनांक से कम है तो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मतलब उत्तल की तरह व्यवहार करेगा, अवतल की तरह व्यवहार करेगा, नॉर्मल कंडीशन जो बढ़ते हैं। अगर मैं लेंस को एक ऐसे माध्यम में रख दूं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, आदरा लेंस नहीं करते, याद करो, अगर दोनों अपवर्तनांक बराबर हो जाएंगे तो क्या बनाएगा? एक में से गैप 0 आएगा, टोटल 0 आएगा, तो फोकस यूनिट आएगी क्या? और फोकस यूनिट होगी समतल शीट की, है ना? मतलब लेंस को ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो तो वो समतल शीट की तरह व्यवहार करता है ना? और अगर लेंस को एक ऐसे माध्यम में रख दें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो तो प्रकृति बदल जाती है। N2/N1 को रीजन भी है, दिख जाएगा आपको, मतलब सीधा कर लो, उत्तल 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 10 काट दे, 11 हो गया, अभिलंबन आती है तो 0 0 रेडी हुआ, और वो देखना किसका है, दर्पण का लेंस है, दर्पण काट दो, 13वां अपवर्तन काट दो, 14 देखना, प्रिज्म में पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर आता है तो आपतन कोण निर्गत कोण बराबर होंगे, ऐसा एक ऑप्शन कह रहा है, पढ़ो कौन सा कह रहा है? पहला कह रहा है आपतन कोण निर्गत कोण बराबर होंगे, क्लियर? 15वां देखिए, 15वां देखिए, काट दो, नहीं तक है वैसे पता होना चाहिए, रेंज 25 सेंटीमीटर से अनंत है, 25 से अनंत है क्या? 16वां साधारण खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई एफ प्लस एपी अवदृश्य और अपने की फोकस दूरियों के योग के बराबर। वस्तु के बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण है, काट दो काट दो काट दो। और वैसे उत्तर कौन सा होगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। 18 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? आवासी, उल्टा और बड़ा। परावर्तक दूरदर्शी में उद्देश्य अवतल दर्पण राज बढ़ाया है, 20 देखना हो जाएगा क्या? खगोल दूरदर्शी में अभिदृश्य अभिनेत्र की क्षमता पीओपी दे रखी है, प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, दूरदर्शी क्या हो जाता है? एफओ बटा एपी, एफओ बटा पर दे रखा है पीओ बटा पी, देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20। आपको एफओ दे रखा है क्या? 5, सॉरी मेरे अभिदृश्यक है, सही है, और फिर अभिनेत्र कितना? 20, हाँ या ना? और पूछ रहा है आपसे दूरदर्शी की आवर्धन क्या आपने पढ़ा है? m बराबर माइनस एफ बटा एफ, पढ़ा है क्या? तो उसको पावर प्लॉट कर लो, p बराबर 1/f होता है तो 1/f हो तो जाएगा 1/po और f हो जाएगा 1/p, दोनों भाई साहब घूमते उल्टे सीधे हो जाएंगे, p बटा po, पावर दे रखी है भाई, दोनों मान जाओ 20/5 4 है, देखना 4 4 और तो जितनी पॉजिटिव होगी ऑब्जेक्ट खत्म हो जाए भाई। आया नहीं आया? अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन नंबर 1, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन नंबर 1, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत, नहीं पता? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत और पावर होती है 0। फोकस दूरी का मतलब जहां प्रकाश किरणें मुख्य से काटे और समतल दर्पण में टकराएंगी और सीधी लौट आएंगी, कहीं ना काटेंगे तरीके से। नहीं आया? सेकंड है
किस लेंस का आवर्धन एक से कम होता है? उत्तल लेंस नहीं, अवतल लेंस। अवतल लेंस। दर्पण उत्तल दर्पण, अरे आवर्धन एक से कम मतलब प्रतिबिंब छोटा बनता है, उत्तल में तो प्रतिबिंब बड़ा भी तो बनता है, अवतल लेंस। तीसरा काट दो अपवर्तन का है, चौथा मरीज काट दो, इसे बताया आपको पूर्णतः परावर्तन। पांचवा काट दो, छठा हो जाएगा प्रकाश तंतु काम करता है पूर्णतः परावर्तन पर। सातवां न्यूनतम मिश्रण की अवस्था में आपतन कोण निर्गत कोण संबंध दोनों बराबर होंगे। आठवां एक अपसारी लेंस और एक अपसारी लेंस समांतर से संपर्क में है, दोनों की फोकस दूरी समान है, संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी ध्यान से देखना। क्या बोला क्वेश्चन? पढ़ो दोबारा से एक और। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये पहले अभिसारी की अपसारी, पहले अभिसारी की अपसारी, तो F1 तो हो जाएगा सब प्लस का F है ना, और F2 हो जाएगा माइनस का F। और नेट फोकस दूरी आपको निकालनी है क्या? 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F बीच 1/F बराबर 1/F माइनस 1/F। समझ गया? फोकस दूरी कितनी है? ये 0 अनंत होगा, ध्यान से देखो। 1/F का मान आया 0, F का मान आता है क्या? आना भी चाहिए। सुनना दूसरा देखना। दो लेंस संपर्क में रखे हुए हैं, एक अभिसारीय मतलब प्रकाश किरणों को मिलाना चाहता है, एक अपसारीय मतलब प्रकाश किरणों को फैलाना चाहता है। एक जितना मिलाना चाहता है दूसरा उतना मिलाना चाहता है। तो क्या दोनों के मिलकर इफेक्ट खत्म हो गए क्या? मतलब प्रकाश किरणें सीधी निकलेंगी, मतलब बिल्कुल नहीं मुड़ेंगी, मतलब समतल सीम की तरह काम करेंगे। समतल सीम की फोकस दूरी कितनी होती है? में से बहुत से तो कह रहे कि पढ़ा क्या रहा है आज मास्टर, ऐसा ही लगेगा अगर नहीं पढ़ के आओ तो। आप कितने इंटेलिजेंट हो तो आप भी जानते होंगे शायद, मुझे बताने की बहुत जरूरत नहीं है। सही कह रहा हूँ ना? ऊपर से क्वेश्चन करके और बताओ, मतलब आप ये सोच रहे हो कि मास्टर कराएगा, ये तो 1 घंटे में आपको तो पूरा चैप्टर करा दो। समझ रहे हो आप? प्रैक्टिस आपको करनी है, मुझे नहीं करनी है। मैंने बहुत करी है इसकी, हजारों बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ ना। जरूरत आपको है। वो क्वेश्चन 9 काटो, 10 काटो, 11 काटो, 12 काटो। 9, 10, 11 बार काट दिए। 13वां सरल सूत्रदर्शी में कैसा लेंस काम लेते हैं? उत्तल लेंस। 14वां केवल देखकर आप यौगिक सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में कैसे अंतर करोगे भाई? केवल देखकर। अभिदर्शक बड़ा है, अभिनेत्र छोटा है, दूरदर्शी। अभिदर्शक छोटा है, अभिनेत्र बड़ा है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। नहीं आया? पहला क्वेश्चन काट दो, दूसरा काट दो, तीसरा काट दो, चौथे का दूसरा पढ़ना है। चौथे का पहला काट दो, चौथे का दूसरा देखिए। किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है? अधिकतम किसके लिए? बैंगनी के लिए, अभी तो सजा तो पड़ता है। और न्यूनतम लाल के लिए। बेजानी है पीनाला। लेमड़ा का बढ़ता हुआ क्रम है, अपवर्तनांक का घटता हुआ क्रम है। बताया था मैं आपको परीक्षा के अंदर। 5 के दोनों करने। किसी पदार्थ के क्रांतिक कोण अपवर्तनांक क्या संबंध है? आई सी बराबर साइन इनवर्स 1/n। आई सी बराबर साइन इनवर्स 1/n। सेकंड, क्या क्रांतिक कोण प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है? हाँ हाँ हाँ, सुनना क्यों? रंग अलग अलग मतलब लेमड़ा अलग अलग, मतलब अपवर्तनांक अलग अलग, तो मतलब आईसी भी अलग। आईसी किस पर डिपेंड कर रहा है? शुद्ध बोलो। साइन इनवर्स 1/n साइन पर डिपेंड कर रहा है, एन पे। और एन क्या रंग पर डिपेंड करता है? बताया मैंने आपको। बेजानी है पीनाला, लेमड़ा का बढ़ता हुआ क्रम है और अपवर्तनांक का। हालांकि सबका एवरेज बराबर होगा। संयुक्त रूप से बोले जाए तो मैंने कहा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। अलग अलग बोलूंगा तो किसी का 1.5 से थोड़ा सा कम, किसी का थोड़ा सा ज्यादा। क्रांतिक कोण रंग पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना।
किसी लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है, होता ना। लेंस मेकर देख लो, फोकस दूरी लेंस के वर्तमान पर, चारों ओर के माध्यम पर, वक्रता, त्रिज्या। देखो वहां से देख लो, देख लो, बोलता हूँ जल्दी चलो, नोट करें जल्दी से। गुणात्मक प्रश्न नंबर 6। देखो लेंस की फोकस दूरी निम्न कारकों पर निर्भर करती है। लेंस की फोकस दूरी निम्न कारकों पर निर्भर करती है। लेंस की फोकस दूरी निम्न कारकों पर डिपेंड करती है। इस लाइन को छोड़ दो, कि लाइन में पॉइंट नंबर 1 डालो। पॉइंट नंबर 1 तो लिखो, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, भाई लेंस किस पदार्थ का बनाया है, उसका अपवर्तनांक क्या है, इस पर डिपेंड करेगी। एक नंबर लिखो, लेंस के रो लगा तो लेंस के पदार्थ के, दूसरा लेंस के चारों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक पर, लेंस के चारों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक पर, ठीक है। और तीसरा लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर। एक और लिख लीजिए, चौथा आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर, क्योंकि तरंग दैर्घ्य अलग होगी तो अपवर्तनांक बदल जाएगा थोड़ा सा, घूम के बात वही है। आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर, क्लियर है। अब यहीं तक भाई, बाकी देखेंगे अपन कल। सुनो, ऑलमोस्ट जा रहे कंप्लीट सही है। एक क्लास और ले लेगा सोमवार की क्लास, है ना। 17 क्वेश्चन करा दिए, नहीं कराए मैंने, करा दिए। 16 के क्वेश्चन भी कर लेना भाई।